हाय गाइस, अगर आपकी पेमेंट यूट्यूब एडसेंस से या वेबसाइट के एडसेंस से आती है और आप सोच रहे हो कि भाई कौन सा बैंक अकाउंट बेटर है पेमेंट लेने के लिए। मैं सोचा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन वीडियो दे देता हूँ। मेरे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रह जाएगा। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम से पेमेंट आती है और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है और एक दो बैंक के साथ विड्रॉ करके देखा है क्या चार्जेस रहते हैं एंड ऑल। सबसे पहले क्या रहता है कि आपको अगर बेस्ट देखो, इसमें मेन फैक्टर्स रहते हैं कि भाई बेस्ट रेट किसका है, ठीक है। कमीशन में चार्जेस कौन लेता है, जैसे यूएसडी टू आईएनआर कन्वर्ट होते हैं तो नॉर्मल मार्केट रेट समझ लो आपका 79 चल रहा है, तो बैंक्स आपको 78 76 75 तक देते हैं, ठीक है। डिफरेंट बैंक्स, हर बैंक का अपना अपना फॉरेक्स रेट अलग होता है। मैं आपको बता दूँ चेक भी कैसे करना है। और सेकंड फैक्टर क्या रहता है कि भाई कितना टाइम लग रहा है प्रोसेस होने में, ठीक है। हर बैंक का मैक्सिमम, ज़्यादातर बैंक क्या है 4 दिन 2 दिन में कर देते हैं, ठीक है, 4-5 दिन में। अगर आपका हॉलीडे वॉलीडे कुछ हो गया बीच में तो टाइम लग जाता है, और वरना उतना ही रहता है, ठीक है। अब थर्ड फैक्टर क्या है कि हमको पेमेंट FIRA एक सर्टिफिकेट आता है, ठीक है, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट या एडवाइस कहते हैं। उसमें डिटेल्स क्या होती है, किधर से पेमेंट आई, क्या पर्पस कोड था, कितना USD में था, कितना कन्वर्ट होकर INR में आया, और बैंक ने कितना कमीशन चार्ज किया, GST चार्ज किया, एक्सेट्रा। ये प्रूफ होता है कि अगर आपको GST या आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको GST लेना होता है, ठीक है। क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और एक्सपोर्ट है सर्विस, ठीक है, क्योंकि आप फॉरेन वाले एडसेंस को आ रहे हो, एडसेंस की पेमेंट सिंगापुर से आती है, तो ये एक्सपोर्ट कैटेगरी में जाएगी, सर्विस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, और ये ज़ीरो रेटेड है। बट इसके लिए प्रूफ चाहिए आपको FIRA या FIRC प्रूफ होना चाहिए कि भाई आपको फॉरेन कन्वर्टेबल एक्सचेंज में आपको पेमेंट मिली है, ठीक है। तो इसके लिए FIRA होना ज़रूरी है। ज़्यादातर बैंक आजकल आपको डायरेक्टली ईमेल कर देते हैं, बट कुछ बैंक्स नहीं भी करते हैं। ये 3 मेजर फैक्टर है, ठीक है। कन्वर्जन रेट, कितना टाइम लग रहा है, और क्या FIRA मिल रहा है, और बैंक मतलब बेसिकली कितना कोऑपरेटिव है, और आपको आप बार बार झंझट तो नहीं है जाने का, हर महीने जाने का, हर बार पेमेंट आ रही है तो बैंक तो नहीं घूमने पड़ रहा, आपको करंट अकाउंट तो नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा सा क्या कितनी कन्वीनियंस है, ठीक है। सो रेट्स के मामले में गवर्नमेंट बैंक, PSU बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज़, या दूसरे जो भी PSU वाले बड़े वाले बैंक में ही खोलो, छोटे वाले में मत खोलो अकाउंट, क्योंकि फिर उनमें झंझट होता है ज़्यादा, ठीक है। मतलब मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं ये बोलूँगा। और PSU बैंक में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 4-5 दिन में पेमेंट आ जाती है, 21-22 को रिलीज़ होती है, 24-25-26-27 तक मैक्सिमम आ जाती है, अगर कोई बीच में हॉलीडे भी आया तो मुझे तो वो डिले नहीं लगता है। 1 दिन पहले आपके पैसे आ जाएंगे या 2 दिन पहले आ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ मुझे नहीं डिले लगता कि आप अगर प्राइवेट से कंपेयर करो कि प्राइवेट में 1 दिन पहले आ जा रहा है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप वैसे भी एडसेंस के 1 महीने आप वेट करते हो, ठीक है। आप पिछले मंथ की अर्निंग्स आती है आपको इस महीने, ठीक है, तो 1-2 दिन और वेट कर लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं तो कंसिडर करता ही नहीं डिले। अगर 2 से 3 दिन 4 दिन भी डिले है तो मैं कंसिडर नहीं करता। हाँ, हफ्ते हफ्ते लग रहे हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते महीना लग जा रहा है, तब तो मैं कहूँगा कि भाई हाँ ठीक है, इतना वेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब प्राइवेट बैंक में क्या इशू है कि बड़े ब्रांचेस, जहाँ मेट्रो सिटी में भी बड़े ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, क्योंकि मेट्रो सिटी में भी बहुत सारी छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जहाँ पे बस बहुत छोटी एरिया में रहता है, वो पेमेंट कलेक्ट करते हैं और पेमेंट देते हैं। 2-4 काउंटर होते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। एक में लेते हैं, एक में देते हैं, ATM रहती है बस। वहाँ पे फॉरेक्स डिपार्टमेंट नहीं होता जो हमको चाहिए, ठीक है। फॉरेक्स डिपार्टमेंट ही क्लियर करता है पेमेंट। और नहीं तो क्या होता है, कई बैंक का फॉरेक्स डिपार्टमेंट सेंट्रली उनके जहाँ हेडक्वार्टर टाइप रहता है तो वहाँ पे क्लियर होता है, ठीक है। तो मान लो कई बैंकों का मुंबई में रहेगा, ठीक है, वहाँ से क्लियर होता है। सबका बैंक का अपना अपना सेटअप है, बट हमको उससे मतलब नहीं है, हमारी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई गवर्नमेंट बैंक है, स्पेशली जब फर्स्ट टाइम पेमेंट रिसीव करते हो तो या वो पेमेंट होल्ड पे हो जाती है। वो बोलते हैं कि भाई क्या पर्पस कोड है, वो डिटेल मांगते हैं। तो पर्पस कोड जैसे एडवर्टाइजिंग होता है, P1007 समथिंग होता है, एक बार गूगल कर लेना। बट वो गूगल जब पेमेंट देता है तो उसमें भी वो मेंशन करके अपना देते हैं कि ये पर्पस कोड से हमने पेमेंट सेंड करी है, ठीक है। तो कई बैंक क्या आपको फॉर्म भराते हैं कि भाई, स्पेशली जैसे SBI का हो गया, मेरे को मालूम है। पहले तो शायद उतना होता भी नहीं था, क्योंकि मेरा तो पुराना है, तो एक बार पेमेंट आ गई तो फिर क्लियर चलता है, इशू नहीं आता। यूजुअली ये फर्स्ट टाइम वालों का ही होता है प्रॉब्लम।
तो उनमें क्या रहता है, अगर आप छोटे ब्रांच में हो, रूरल एरिया में हो या सिटी के बाहर हो, आपका ब्रांच बहुत छोटा है, तो उनके पास फॉरेक्स डिपार्टमेंट नहीं है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि भाई इस पेमेंट को कैसे हैंडल करना। उनके पास कई केसेस में फॉर्म तक नहीं होते हैं कि भाई करना कैसे है इसको, ठीक है। सो आपकी पेमेंट अटक जाती है आके, ये बैंक में इशू रहता है। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि भाई गवर्नमेंट बैंक्स स्पेशली रूरल एरियाज़ या जो नॉन मेट्रो सिटीज़ में है या फिर, तो वहाँ छोटे ब्रांचेस में क्या रहता है, थोड़े से कोऑपरेटिव नहीं होते, ठीक है। तो ये भी कंप्लेन रहती है लोगों की कि भाई वो बैंक वाले कोऑपरेटिव नहीं है, उनका बिहेवियर थोड़ा सा हेल्प नहीं कर रहे बेसिकली, ठीक है। तो आपको सरदर्दी लेनी पड़ती है, आपको कंप्लेन करनी है, क्योंकि पीएसयू बैंक में आप कंप्लेन करोगे तो आपका काम तो हो जाएगा, बट टाइम और एफर्ट बहुत लगता है, कन्वीनियंट नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो आप जाके कंप्लेन करनी पड़ेगी, आपको सॉर्ट खुद करना पड़ेगा, तो आपकी हेडेक है। अब आपके ब्रांच में मान लो स्विफ्ट कोड है ही नहीं, आपके पास का जो ब्रांच है, ठीक है, आपके घर से 100 किलोमीटर दूर के ब्रांच में आपको उसका आप स्विफ्ट कोड दे रहे हो। आपको अगर फॉर्म जमा करना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन वो फर्स्ट टाइम मांगे कि किस चीज़ की पेमेंट है, तो आपको 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाके देना पड़ेगा, और बार बार मांगे तो भाई बहुत दिक्कत है, ठीक है। सो ये एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि भाई आप एक बार ब्रांच में जाओ अपने, वहाँ पे देख लो कोई फॉरेक्स डिपार्टमेंट है, आप एक बार बात कर लो उनके स्टाफ से कि भाई इस तरह से पेमेंट आती है। तो आजकल तो कॉमन ही है, बहुत लोग यूट्यूब कर रहे हैं। पहले तो जब मैं 10 साल पहले से कर रहा हूँ, तो फिर उस टाइम पे बहुत मालूम ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है, ऑनलाइन कोई पेमेंट भी आती है। लोग तो स्कैम ही सोचते थे, ठीक है। तो अब तो सबको नॉलेज है, मालूम ही है ऑनलाइन अर्निंग्स होती है, यूट्यूब है, ये है वो है, सब कुछ जनरली इन्फॉर्मेशन रहती है, ठीक है। बट स्टिल नहीं भी है तो एक बार क्लैरिफिकेशन कर लो कि भाई ऐसा है, क्लियर हो जाती है क्या प्रोसेस है। उनसे पूछ लो कि मेरे को यूएसडी में पेमेंट लेनी है फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, उसको प्रोसेस करने का क्या प्रोसेस है, कोई फॉर्म भरना पड़ता, कोई आईडी प्रूफ होती, तो ये आप क्लैरिफाई एक बार कर लो तो बेटर रहता है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, प्राइवेट बैंक का, ठीक है। प्राइवेट बैंक तो मैं बोलता हूँ तभी आप लो, क्योंकि अब फॉरेक्स रेट कैसे सर्च करें, किस बैंक का कितना है, ठीक है। गूगल पे जाओ, अपना बैंक का नाम लिखो, प्लस लिखो फॉरेक्स रेट कार्ड, ठीक है। उनकी बैंक का वेबसाइट आपको मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, उस पर करेंट हर डेट रोज़ चेंज होता है वो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 10 दिन पुराना नहीं देखना, तो हर रोज़ का चेंज होता है, उसमें जाके देख लो आप कि भाई आज का फॉरेक्स रेट का या उस दिन के फॉरेक्स जब भी आपका ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जिस दिन आप एक बार देख लो, ठीक है, कि आज का कितना है हर बैंक का, 2-4 बैंक का आप देख लो। आपको बाइंग रेट देखना है, टीटी बाइंग रेट होता है, उसमें बहुत अलग अलग रेट रहते हैं, ठीक है। सेलिंग रेट एक बैंक बाई करता है और सेल करता है, तो दोनों डिफरेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप बैंक से अभी आप बैंक आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, अगर आप यूएसडी बैंक को दोगे, ठीक है, तो आपको वहाँ से डिफरेंट रेट रहता है, तो बाइंग रेट अलग होता है, सेलिंग रेट अलग होता है, आपको बाइंग रेट पे ध्यान देना है, ठीक है। और भी थोड़े ऐसे टेबल से बने रहेंगे अलग अलग, तो आपको बाइंग रेट पे ध्यान देना है। और एक बार कंफर्म करने के लिए क्या करना कि आप सही रेट देख रहे हो कि नहीं, ESD टू INR नॉर्मल गूगल पे डाल के देख लो, तो अगर 79 है तो आपको बाइंग रेट 78, 78.5 PSU बैंक्स में इतना मिलेगा, ठीक है। अगर उससे कम दिख रहा है तो आप गलत रेट पे शायद आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। और आप प्राइवेट बैंक में देखोगे तो 78 का वो 77 कर देंगे, 76.5 कर देंगे, 76 कर देते हैं, ठीक है। तो ये पैसा में डिफरेंस होता है। तो अब मान लेते हैं $100 है, ठीक है। अब एक बैंक आपको दे रहा है 70, मार्केट रेट 78 है, एक बैंक आपको दे रहा है 77, तो $100 पे ₹100 का नुकसान हो गया, ठीक है। हर $1 पे ₹1 नुकसान, ठीक है। और दूसरा बैंक आपको दे रहा है 76, सॉरी जो भी बोला था मैंने, $2 कम मान लो आप, ठीक है। तो आपको $100 पे हर $1 पे $2 का नुकसान है, तो $100 पे $200 का नुकसान हो गया, ठीक है। सो ये चार्ज आपको लग जाता है, ये इनडायरेक्ट चार्ज होता है, ये आपको कहीं फीस मेंशन नहीं होती, आप कन्वर्ट करोगे तभी आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये फॉरेक्स रेट में देख लो किसका बेस्ट बाइंग आपको रेट मिल रहा है, ठीक है। PSU बैंक के ही आपको बेटर रेट मिलेंगे कंपेयर टू प्राइवेट बैंक हमेशा ही। आप कुछ प्राइवेट बैंक से नेगोशिएट भी कर सकते हो, बट वो तो आपको बहुत ट्रांजैक्शन चाहिए, आपका कैसा रिलेशनशिप है बैंक के साथ उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ईजिली नहीं होता। और एक और प्राइवेट बैंक में क्या है कि आपको कई प्राइवेट बैंक ऑफर करते हैं कि भाई आप ऑनलाइन उनको ईमेल कर दो, या ब्रांच में एक बार जाके अपना सबमिट कर दो, या फिर उनके ऑनलाइन नेट बैंकिंग के पोर्टल से आप वो पर्पस कोड एंड ऑल
बेसिकली तो मेंशन करना होता है कि ये पर्पस कोड है मेरा, एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड आई है P1007, और उसमें लिखा रहेगा। सो मेरी बात डायरेक्टली लाइक एक बार सर्च कर लेना P1007, वैसे वो ड्रॉप डाउन में रहता है पर्पस कोड डाल के, ठीक है। सो वो रहता है, और उसके बाद आपका रहेगा कि किस कंट्री से आई है, तो सिंगापुर से आती है, और कौन भेज रहा है, गूगल एडसेंस भेज रहा है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली रहता है, और उस पर आपको वही सेम लिखना बता देना है कि बस ये कि भाई वो जो मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल एक्ट रहता है, सो उसको प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं कि भाई आपको क्लियर करना है किस लिए आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या नोटिस किया है, जब मैं सर्च कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने रिपोर्ट किया कि भाई ICICI वगैरह तो ईजिली कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी HDFC का पहले तो ठीक था, बट अभी उनके रूल्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो एक तो वो लोग अभी सेविंग्स अकाउंट में भी प्रोसेस नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि करेंट अकाउंट खोलो, ठीक है। एंड सेकेंडली कई लोगों का क्या हो रहा है कि स्पेशली HDFC में ही मैंने सुना है, क्योंकि भी खुद गूगल कर सकते हो वीडियो, जो HDFC वालों का एक्सपीरियंस है, तो हर महीने वो बुला रहे हैं कि ये पर्पस कोड दो और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दो प्रोसेस करने। ऑनलाइन है, लेकिन वो ऑनलाइन में डालने के बाद कुछ होता नहीं है, फिर उनको ब्रांच में जाना पड़ता है, वो भी 1-2 दिन बाद, और फिर ब्रांच वाले अपना टाइम लगाते हैं। फिर अगर आपका ब्रांच का मैनेजर चेंज हुआ, सो उसको ऑथराइजेशन मिलने में टाइम लगता है। सो HDFC का मैंने सुना है, जो कि बहुत थोड़ा सा सबका अपना अपना केस पे है, किस ब्रांच में है आपका, उस पर डिपेंडिंग होता है तो क्लियरेंस, ठीक है। और ये मैंने किसी और बैंक में नोटिस नहीं किया कि भाई आपको हर महीने जाना है या हर बार पेमेंट आई तो आपको जाके सबमिट करो इन्फॉर्मेशन। बट ये आपका थोड़ा सा, अगर आपका साथ कोई अलग केस हो जाए लगी, तो ये रहता है। नहीं तो जनरली एक ही बार देना होता है, अगर वहीं से बार बार आ रही है पेमेंट तो फिर आपको बैंक वाले बार बार नहीं बुलाते, पेमेंट क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये HDFC में मेरे को एक इशू अभी लगा कि भाई अगर कोई और सब बैंक ही अगर बोलते कि भाई चेकिंग अकाउंट चाहिए कि बिजनेस एक्टिविटी है, ठीक है। सो हर बैंक में आप दे रहे हो तो सेंस बनता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोग ही क्या, अभी पेमेंट आपकी उतनी हाई अमाउंट भी नहीं रहती कि भाई आप 10 चीज़ें ले लो सर में दर्द, ठीक है, ये अकाउंट खोल लो, वो अकाउंट खोल लो। तो मुझे लगता है कि भाई अगर कोई और बैंक नहीं बोल रहा तो फिर आप एक बैंक के लिए क्यों उनकी बात, वो क्यों चेकिंग अकाउंट उनको चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये रहता है, क्योंकि जितना आप अकाउंट खोलोगे, अभी आपकी पेमेंट आ रही है, रेगुलर बहुत आ रही है, तो ठीक है, हाई अमाउंट है, तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं अपने लिए कर लूँ तो मेरे लिए सेंस बनता है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे को रेगुलर आएगी, ठीक है। नहीं तो क्योंकि फिर उसमें अलग रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें आपको अलग बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। और तो फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर आप सेविंग अकाउंट, अगर दूसरा बैंक आपको बोल रहा है कि भाई सेविंग अकाउंट में चल रहा है, तो आप वो ले लो, ठीक है। तो और जनरली प्राइवेट बैंक थोड़ा तो कोऑपरेटिव होते हैं कंपेयर टू PSU, स्पेशली अगर आपके पास PSU का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि भैया आप एक बार प्राइवेट बैंक में भी चेक कर लो, अगर आपके पास है तो हाँ, आपको कमीशन ज़्यादा लगेगा और पैसे थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। बट कन्वीनियंस तो है, एटलीस्ट अगर आपको 50-100 किलोमीटर दूर तो नहीं जाना, तो वहाँ से तो आपके पैसे बच जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर आपको ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा कम कमीशन पे है और कौन सा कन्वीनियंस ऑफर कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब फीस कितनी कटती है बैंक्स में, ठीक है, सब बैंक के अलग अलग होती है, तो बट एक बेसिक रूल रहता है इसमें कि आपका जितना पैसा आया, ठीक है, $100 मान लो आप 7,500 7 जो भी है अभी रेट, तो उस पर आपका लगेगा GST 0.18%, मिनिमम 45-50 रहता है, ठीक है। तो वो लगेगा, और एक कन्वर्जन फ़ी रहती है, वो भी 50-60 रुपये। PSU बैंक में बोल रहा हूँ, जैसे आप HDFC की वेबसाइट पे देखोगे तो उनका 1 लाख तक कोई फ़ीस नहीं है, ज़ीरो फीस है, ठीक है। बट 0.18% लगता है। 0.18% मतलब आपका 7-7.5 है, तो कैलकुलेट कर दो, ज़्यादा नहीं होता, 40-45-90-100 जितना आपका अमाउंट होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। 18% नहीं, 0.18%, ठीक है। और वो हर बैंक का अलग अलग अपना रहता है, तो उतना चार्ज करते हैं। कन्वर्जन फ़ी चार्ज करते हैं, कमीशन, और कमीशन पे भी 18% GST। तो जैसे कमीशन है 50 रुपये, 100 रुपये, तो उस पर 18% GST, मतलब 9 रुपये या 18 रुपये जो भी होगा वो होगा, ठीक है। तो मान लो आपको एक PSU बैंक में आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 1 लाख से नीचे नीचे ही है, अब समझ लो आप 150 रुपये
लेके चलो, ठीक है। 150 रुपये आपका कट जाएगा कमीशन और कन्वर्जन जो भी आप मान लो, और थोड़ा सा आपको जो कन्वर्जन रेट मिलता है उस पर समझ लो, उस पर और 100 रुपये हो जाता है, बट वो तो फिक्स ही है, ठीक है। सो ये रहता है। और प्राइवेट बैंक में सबके अपने अपने अलग रूल है। तो ये बेसिक रूल ये रहता है 0.18% प्लस उनका कमीशन, और कमीशन पे जीएसटी, ठीक है। तो ये बेसिक फ़ीस रहती है। तो आप अगर, बहुत बैंकों के मैंने देखा है कि उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है क्लियरली कि कितनी फ़ीस है, तो आप जाके अपने ब्रांच से पूछ सकते हो या बैंक से पूछ सकते हो, और आप फिर ओवरऑल कैलकुलेट करो कि भाई किस बैंक से लेना सेंस बनता है। कोई कोई बैंक आपको बार बार बुला के आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और और आपको बेस्ट रेट दे रहा है, तो उसमें भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई बैंक थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर दे रहा है, ठीक है, तो आपको 100-150 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे एक्स्ट्रा लग जा रहे हैं, 200 रुपये लग जा रहा है, बट आपको जाना आना नहीं है, झंझट नहीं है, माइंड में टेंशन नहीं रहती, स्ट्रेस फ्री। सो मैं कहूँगा कि वो ऑप्ट कर लो, आपके घर के पास है तो, ठीक है। तो ये आप चेक कर लो, पहले जाके देख लो पीएसयू बैंक में कितने कोऑपरेटिव है स्टाफ। अगर आपको इजीली मिल जाता है तो कोई इशू नहीं है, एक बार सेट कर लो, कहानी ख़त्म। नहीं होता है तो फिर आपको प्राइवेट बैंक में एक बार चेक कर लो और देख लो कि भाई आपको एफआईआर है, जो सर्टिफिकेट मैं आपको पहले बताया वीडियो में, वो मिलता है कि नहीं, ठीक है। ज़्यादातर बैंक तो ईमेल पे ऑफर करते हैं, बट कई छोटे बैंक हैं और कई पीएसयू बैंक भी है। मेरे को भी कई बार इशू होता है। वैसे तो प्रोसेस है ईमेल पे मिलने का, बट वो बोलते हैं कि यार ब्रांच में आ जाओ। ब्रांच वालों को नहीं पता उनका ईमेल वाला सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपको ईमेल वालों को अलग डालना पड़ता है, ठीक है। उनका कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या रहता है कि कभी कभी टेक्निकल इशू रहते हैं और आता नहीं है। अब मुझे लगा कि आ जाएगा तो मैं ऑफलाइन कलेक्ट नहीं करता, और फिर पता चल रहा है वो बाद में आया नहीं, तो फिर आपको वापस जाना पड़ेगा और थोड़ा सा वो दिक्कत होती है अगर आप लेट जाते हो, ठीक है। जब ट्रांजेक्शन हुआ तब के तब ले लो, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर आप बाद में जाते हो उनसे री इशू करवाने, तो फिर थोड़ा सा वो नाराज़ होते हैं कि भाई हाँ ढूंढने में दिक्कत हो रही है ये वो, बट स्टिल चलता है। 15 दिन और 1 महीने में आप वापस ले सकते हो प्रीवियस ट्रांजैक्शन। वैसे ज़्यादातर बैंक इजीली आपको लास्ट 12 मंथ के दे सकते हैं, बट उतना लेट मत करो, क्योंकि थोड़ा सा बैंक के साथ आप भी कोऑपरेट करो, वो भी आपके साथ कोऑपरेट करें तो बेटर रहता है जी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो, और कोई डाउट हो कुछ हो, या अगर आपका अपना एक्सपीरियंस आप करते हो तो प्लीज़ शेयर कर दो, तो बाकी लोग की भी हेल्प हो जाए। और बस ठीक है।